अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट क्लास जो हमने ख़त्म की थी वो अक्रूवल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पे ख़त्म की थी। और आज की क्लास जो हम शुरू कर रहे हैं वो हम पहले शुरू करेंगे कि अक्रूवल होता क्या है। व्हाट इज़ अक्रूवल और अक्रूड। अक्रूवल या अक्रूड होता क्या है। अक्रूवल या अक्रूड बेसिकली कहते हैं डिले होने को। अक्रूड या अक्रूवल क्या होता है? डिले होना या डिलेड। अगर ये अक्रूड मेरे लिए एक एक्सपेंस है, डिलेड या जिसको हम कह सकते हैं पेबल, या फिर जिसको हम कह सकते हैं रिसीवेबल। अगर अक्रूड एक्सपेंस है, इसका मतलब ये है ये वो एक्सपेंस है इनकर्ड बट नॉट पेड। मतलब एक एक्सपेंस ऐसा है जो मैंने इनकर कर लिया है लेकिन पे नहीं किया। एक एक्सपेंस ऐसा है जो मैंने इनकर कर लिया है लेकिन पे नहीं किया। और अगर ये अक्रूड इनकम है तो ये अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। मतलब ये मैंने अर्न कर ली है लेकिन मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुई। अक्रूड अगर एक्सपेंस है तो इसका क्या मतलब है कि ये एक्सपेंस मैंने इनकर कर लिया है बट मैंने अभी तक पे नहीं किया। अगर अक्रूड इनकम है तो इसका क्या मतलब है कि ये इनकम मैंने अर्न कर ली है लेकिन अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुई। देखो, आप जब मैं बात करता हूँ बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग की, जब बेसिक अकाउंटिंग की मैं बात करूं तो हम लोग बेसिक अकाउंटिंग में भी ये सारी चीज़ें पढ़कर आ चुके हैं। बस फ़र्क इतना है कि उस वक्त हमने अक्रूड के नाम से नहीं पढ़ा था। फ़र्क इतना है कि उस वक्त हमने अक्रूड के नाम से नहीं पढ़ा था। याद करो, बेसिक अकाउंटिंग में आपके पास एक कॉन्सेप्ट ऐसा आया था कि एक एक्सपेंस आपका इंक्रीज हो रहा था, उसके अगेंस्ट एक लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही थी। एक एक्सपेंस आपका इंक्रीज हो रहा था और एक लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही थी। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो बहुत बहुत बेसिक एग्जांपल है। रेंट पेबल $1000। तो इसकी आप एंट्री क्या पास करते थे? ये हमारे पास एंट्री थी। तो बेटा ये काम हम ऑलरेडी करते हुए आ चुके हैं। अब मसला ये है कि बच्चे कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, क्योंकि अब हम ये काम कर रहे हैं अक्रूड के नाम से। हम ऑलरेडी ये काम करते हुए आए हैं। रेंट पेबल है, रेंट पेबल है, ये क्या है मेरे लिए? लायबिलिटी। और ये रेंट एक्सपेंस क्या है मेरे लिए? एक्सपेंस इनकर्ड। ये क्या है मेरे लिए? एक्सपेंस इनकर्ड। मतलब मैंने ये एक्सपेंस इनकर कर लिया और अभी तक पे नहीं किया। अक्रूड एक्सपेंस बन गया। ये एक्सपेंस मैंने इनकर कर लिया लेकिन अभी तक पे नहीं किया। ये अक्रूड एक्सपेंस बन गया मेरे लिए। एक ऐसा एक्सपेंस जो मैंने इनकर कर लिया बट पे नहीं किया, ये मेरे लिए क्या बन गया? अक्रूड एक्सपेंस बन गया। और बेटा याद रखना, जब भी कोई एक्सपेंस अक्रू हो जाए
पेबल हो जाए, इनकर हो जाए, लेकिन आपने पे नहीं किया या डिले हो जाए, वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी होती है। अगर आप लाइबिलिटी की डेफिनेशन पे जाओ तो लाइबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? लाइबिलिटी इज अ करंट ऑब्लिगेशन। लाइबिलिटी इज अ करंट नहीं कहना चाहिए, लाइबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन arise on the basis of past event। पास्ट इवेंट, देखो मैंने रेंट पे करना है, मैंने रेंट पे करना है, मेरे ऊपर ये एक जिम्मेदारी है, आज के वक्त मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि मैंने रेंट पे करना है। बिल्कुल है जनाब, मैं घर में रहा हूं, मैंने रेंट पे करना है। पास्ट इवेंट क्या था कि मैंने एक घर किराए पर लिया, एक घर किराए पर लिया तो उसका किराया मुझे देना है, मैं उस घर में रह रहा हूं। फ्यूचर आउटफ्लो क्या होगा आपके ऊपर? फ्यूचर आउटफ्लो क्या होगा आपके ऊपर? पेमेंट जो आप करोगे। तो मुझे ये चीज समझ आ गई, मुझे ये चीज समझ आ गई कि अगर अक्रूड एक्सपेंस होगा, अगर अक्रूड एक्सपेंस होगा तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? एक अदद लाइबिलिटी। अगर मेरे पास एक्सपेंस अक्रूड में आ जाए, अगर मेरे पास अक्रूड एक्सपेंस होगा तो वो मेरे लिए क्या होगा? एक अदद लाइबिलिटी। क्या होगी? एक अदद लाइबिलिटी। ये चीज समझ आती है, ये चीज समझ आती है कि जो मेरा अक्रूड एक्सपेंस होगा वो मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी। और ये चीज आप बेसिक अकाउंटिंग में पढ़ते हुए आए हो। अब मैं आपको बताता हूं कि अक्रूड एक्सपेंस की डबल एंट्री कैसे बनती है। अक्रूड एक्सपेंस की डबल एंट्री बहुत आसान है। अक्रूड एक्सपेंस की डबल एंट्री बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं मैंने एक्सपेंस इनकर कर लिया, एक्सपेंस इनकर कर लिया तो एक्सपेंस बढ़ जाएगा, एक्सपेंस बढ़ जाएगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। तो मेरी जो एंट्री बनेगी उसमें क्या आएगा? एक्सपेंस डेबिट और अक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट। ये मेरे लिए क्या आ गया? एक अदद एक्सपेंस आ गया। ये कहां चला जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में। कहां चला जाएगा? ये आपकी इनकम स्टेटमेंट में, या जिसको कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये मेरे लिए क्या आ गई? एक अदद लाइबिलिटी। ये कहां जाएगी मेरे पास? बैलेंस शीट में, या जिसको कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। यहां तक किसी को कोई मसला? इजी है। कॉपी करना चाहो तो ये पूरा एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग, या इसको पॉज करके कॉपी कर सकते हो पूरा। यहां तक किसी को कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आप सबके पास मेरा नंबर होगा। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने किराया देना है और अब हमें अक्रूड एक्सपेंस की डबल एंट्री आती है, तो मैं कैसे करूंगा? फिर आपकी ट्रांजैक्शन थी रेंट पेबल $1000, तो आपकी डबल एंट्री क्या बनेगी इस दफा? अब रेंट एक्सपेंस डेबिट 1000 से और अक्रूड रेंट क्रेडिट 1000 से।
जिसमें से ये वाला जो डेबिट 1000 है ये कहां चला जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में, और ये जो क्रेडिट 1000 है ये कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट में। इजी है। आई बिलीव यहां तक सबको समझ आ गया होगा। एक नजर आप देखना चाहो तो फिर से पूरा देख सकते हो, फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे। अक्रूड इनकम क्या होती है? अक्रूड इनकम, यहां जिसको मैंने कहा था इनकम अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड। इनकम अर्न कर ली है बट अभी तक रिसीव नहीं की। वापस आते हैं बेसिक अकाउंटिंग पे। बेसिक अकाउंटिंग पे वापस आओ। बेसिक अकाउंटिंग में एक चीज हमने हमेशा पढ़ी है, इसको करते हैं, डिविडेंड रिसीवेबल $12,000। अच्छा, अब उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता डिविडेंड क्या है तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। डिविडेंड इज बेसिकली डिविडेंड बेसिकली होता क्या है, प्रॉफिट में आपका शेयर उस कंपनी की तरफ से जहां पर आपने इन्वेस्टमेंट की हो या जहां के शेयर्स आपने खरीद के अपने पास रखे हुए हों। अब कंपनी हर साल डिविडेंड अनाउंस करती है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने इस दफा डिविडेंड अनाउंस कर दिया 12,000 रुपए, तो आपकी एक इनकम जनरेट हो गई आपके पास। आपके लिए डिविडेंड क्या है, आपकी एक अदद इनकम है जो आपके पास जनरेट हो गई। डिविडेंड क्या है, आपकी एक अदद इनकम जो आपके पास जनरेट हो गई, लेकिन अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई। लेकिन अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई, इन अदर वर्ड्स डिलेड है। इन अदर वर्ड्स डिलेड है या फिर अक्रूड है। अब मुझे एक बात बताओ, इनकम है ना, इनकम जब भी बढ़ती है तो किस तरफ रिकॉर्ड की जाती है, क्रेडिट साइड पर। इनकम जब भी बढ़ती है तो किस तरफ रिकॉर्ड की जाती है, क्रेडिट साइड पर। तो मैं अगर यहां पे जनरल एंट्री बनाता हूं, मैं अगर यहां पर जनरल एंट्री बनाता हूं तो मैं किस तरह से बनाऊंगा, डिविडेंड इनकम क्रेडिट एंड डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट। कितने से, 12,000 से। ये तो वो हो गया जो हम नॉर्मली काम करते हुए आए हैं।
अच्छा, यहाँ मैं डिविडेंड नहीं लिखता, यहाँ मैं सैलरी लिख देता हूँ। सैलरी जो आपने कमा ली लेकिन आपको मिली नहीं, तो आप क्या लिखोगे? सैलरी क्रेडिट एज एन इनकम और सैलरी रिसीवेबल डेबिट एज एन एसेट। तो मुझे ये पता चल गया कि ये जो डिविडेंड इनकम है ये तो मेरे लिए क्या हो गया? रेवेन्यू हो गया। और रेवेन्यू जब भी बढ़ता है तो किस साइड पर बढ़ता है? क्रेडिट साइड पर। ये जो रिसीवेबल है ये मेरे लिए क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एसेट। ये डिविडेंड रिसीवेबल मेरे लिए क्या कहलाएगा? ये मेरे लिए कहलाएगा एसेट। किस तरीके से? अब देखो, इसको अगर मैं एसेट की डेफिनेशन पर उतारूं तो एसेट की डेफिनेशन क्या होती है? रिसोर्स कंट्रोल बाय एन एंटिटी। ये डिविडेंड जो रिसीवेबल है ये मेरे कंट्रोल में है ना, ये मेरे कंट्रोल में। मैं चाहूं मैं कंपनी को बोलूं कि अच्छा अभी नहीं दो, मुझे अगले साल दे देना, मेरे कंट्रोल में, मेरे इख्तियार में। मैं चाहूं मैं कंपनी पे माफ कर दूं, मेरे कंट्रोल में। मैं चाहूं मैं कंपनी को बोलूं कि भाई ये डिविडेंड आप अपने पास रखो, इस डिविडेंड के अगेंस्ट आप मुझे शेयर्स मजीद दे दो। मैं चाहूं मैं यही 12,000 का डिविडेंड जो है कंपनी को लोन के तौर पे दे दूं और उनसे हर साल इंटरेस्ट चार्ज करता रहूं। तो ये मेरे कंट्रोल में है ना, मेरे कंट्रोल में, मैं इससे जो मर्जी करूं। ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट क्या था? परचेज ऑफ शेयर्स दैट विल जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, जो मेरे लिए फ्यूचर में बेनिफिट बनेगा। किस तरीके से? पेमेंट रिसीव हो जाएगी, मेरे लिए तो फायदा हो जाएगा ना जब मुझे पेमेंट रिसीव होगी। तो मुझे ये क्या बात पता चली कि अक्रूड इनकम मेरे लिए क्या हो जाती है? एसेट। अगर मेरी कोई इनकम जो मुझे अभी तक नहीं मिली, डिले हो गई, वो मेरे लिए क्या हो जाएगी? एसेट हो जाएगी। ये चीज सबको समझ आती है। अगर कोई इनकम जो मुझे अभी तक नहीं मिली वो मेरे लिए क्या हो जाएगी? एसेट हो जाएगी। ये चीज सबको समझ आती है, इजी है। देखो मैं इसको साबित भी कर सकता हूं। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि ये रिसीवेबल आपके इख्तियार में है, आप चाहो तो ले लो, चाहो तो इसको मजीद डिले कर दो, आप चाहो तो इसके अगेंस्ट आप शेयर्स खरीद लो मजीद, आप चाहो तो आप ये कंपनी को लोन के तौर पे दे दो और हर साल उनसे इंटरेस्ट चार्ज करते रहो। तो ये आपके इख्तियार में, बिल्कुल आपके इख्तियार में। इसका पास्ट इवेंट क्या था? ये डिविडेंड आपको क्यों मिलना चाहिए था? क्योंकि आपने कंपनी में शेयर्स खरीदे थे। और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होगा? कि आप इसको इस्तेमाल करते हुए इससे पैसे ले सकते हो कंपनी से। समझ आ रही है ये चीज? अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखो अब मुझे एक बात बताओ, ये वाली एंट्री जो है, ये वाली जो एंट्री है, ये तो आप हमेशा से बनाते हुए आए हो। ये तो वो एंट्री है जो आपने पहले भी बनाई है बेसिक अकाउंटिंग के दौरान, और कोई नई चीज नहीं है आपके लिए, करते हुए आए हो। मसला कहाँ आता है? जब मैं इस डिविडेंड रिसीवेबल की जगह लिख देता हूं अक्रूड डिविडेंड, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर ये अक्रूड डिविडेंड क्या चीज है। बेटा इसमें कोई नई चीज नहीं है। अक्रूड डिविडेंड का मतलब ये है एक डिविडेंड जो आपने कमा लिया लेकिन आपको मिला नहीं। अब जो चीज मैंने कमा ली, मैं वापस ये एंट्री बना रहा हूं। जो चीज मैंने कमा ली वो क्या है मेरे लिए? इनकम है। और इनकम जो है वो हमेशा कहां जाएगी? इनकम स्टेटमेंट में, या फिर जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं, या फिर जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं।
ये जो डिविडेंड रिसीवेबल है ये मेरे लिए क्या है, एसेट है, और ये कहाँ जाएगा मेरे पास, बैलेंस शीट में, या फिर जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं। आई बिलीव यहाँ तक सबको ये बात क्लियर हो गई होगी कि इसकी वर्किंग कैसे होगी। अब मुझे एक बात बताओ, मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ। हमारी ट्रांजैक्शन क्या थी, हमारी ट्रांजैक्शन थी हमारी ट्रांजैक्शन थोड़ी इस तरीके से थी कि डिविडेंड रिसीवेबल $12,000 तो मैं कह सकता हूं कि मैंने यहां पे लिख दिया होगा डिविडेंड इनकम क्रेडिट 12,000 से एंड अक्रूड डिविडेंड डेबिट 12,000 से। ये हमारी बेसिक एंट्री बन गई किसकी, अब अक्रूड इनकम की। अक्रूड इनकम की हमारी ये बेसिक एंट्री बन गई। अब इसमें ये जो इनकम वाला पोर्शन है ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ये जो अक्रूड इनकम वाला पोर्शन है ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट एसेट्स में आ जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर करंट एसेट्स में आ जाएगा। यहाँ मैं इसको और आसान कर दूं तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट्स के कॉलम में करंट एसेट्स में आ जाएगा ये। आई बिलीव यहाँ तक सबको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई सवाल होता है तो आप लोग मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके सवालात के जवाबात हासिल कर सकते हैं। जिसको जो भी सवाल हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जो मेरा अगला लेक्चर होगा या जो मेरी अगली क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा कि प्रीपेड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं और उनकी ट्रीटमेंट कैसे होती है और उनके एक्सट्रैक्ट्स कहाँ कहाँ जाएंगे और इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में किस तरीके से उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।